हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स 1 फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। मैथमेटिक्स 1 में हम यूनिट 5 पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस, और आज हमारा यूनिट 5 का लेक्चर 5 है। और आज के लेक्चर का टॉपिक है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बाय इक्लियन फॉर्म। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैथमेटिक्स 1 का फुल सिलेबस फ्री मिलेगा यूट्यूब चैनल पर। फुल सिलेबस के आपको टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलेंगे, डीपीपी का सॉल्यूशन मिलेगा, लेक्चर के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और सभी यूनिट के आपको वन शॉट रिवीजन वीडियो मिलेंगे। वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे और पीडीएफ नोट्स आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में फ्री मटेरियल के अंदर मिलेंगे। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जैसे कि प्ले स्टोर, ऐप स्टोर एंड डेस्कटॉप ऐप। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करेंगे इक्लियन फॉर्म से। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट किया था डिटरमिनेंट मेथड से, लेकिन डिटरमिनेंट मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है और वहां से यूनिवर्सिटी एग्जाम में जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इक्लियन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आने वाले जो टॉपिक हैं जैसे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, आइगन वेक्टर, वहां पर भी हम इक्लियन फॉर्म का यूज करेंगे। तो इक्लियन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्मल फॉर्म की हेल्प से मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करना सीखेंगे और अगेन नॉर्मल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर, दोनों लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों लेक्चर में हम मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमें मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करना है इक्लियन फॉर्म से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर मैट्रिक्स गिवन होगी और हमें उसकी रैंक को कैलकुलेट करना है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है और बहुत ही सिंपल तरीका है रैंक को कैलकुलेट करने का। तो ध्यान दीजिएगा इधर। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करेंगे इक्लियन फॉर्म बनाने के लिए, देखिए मेक ऑल एलिमेंट्स, ध्यान से समझना, मेक ऑल एलिमेंट्स 0 बिलो डायगोनल। मतलब डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम सबको 0 बनाएंगे। और 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, डायगोनल के नीचे सभी एलिमेंट्स को 0 बनाना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके बनाना है। बात समझ में आ रही। और यहां पर ध्यान रखना, इक्लियन फॉर्म के अंदर हम केवल रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, इसीलिए इसको रो इक्लियन फॉर्म भी कहा जाता है। क्योंकि अगर आप कॉलम का यूज करते हैं तो उसको कॉलम इक्लियन फॉर्म कहा जाता है। तो हमें कॉलम इक्लियन फॉर्म नहीं पढ़ना है, हमें रो इक्लियन फॉर्म पढ़ना है और रो इक्लियन फॉर्म को ही हम इक्लियन फॉर्म भी कह सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है, हमें डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 करना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। क्लियर है। अब यहां पर एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें इस तरह के मैट्रिक्स गिवन हो सकती हैं, जैसे कि 2x2 ऑर्डर की हो सकती है, 2x3 ऑर्डर की गिवन हो सकती है, 3x2 ऑर्डर की गिवन हो सकती है, 3x3 की गिवन हो सकती है, 3x4 की गिवन हो सकती है, 4x3 की गिवन हो सकती है, 4x4 की गिवन हो सकती है और इससे बड़ी मैट्रिक्स भी गिवन हो सकती है 4x5 या 5x4। लेकिन जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें यही मैट्रिक्स गिवन होती हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसमें हमें क्या करना है, इन सभी में हमें डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 करना है। तो अब जरा ध्यान देना, डायगोनल कहां पर होगा और कौन से एलिमेंट को 0 करना होगा, 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले इस मैट्रिक्स की बात करता हूं। तो इसका देखो डायगोनल कहां पर है, इसका डायगोनल ये है। तो इसके नीचे कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है 3। हमें क्या करना है, इस 3 को 0 बनाना है। कैसे 0 बनाएंगे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। बोलो बात समझ में आ गई। अब यहां पर आ जाते हैं, ये 2x3 के मैट्रिक्स है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें डायगोनल कहां पर होगा,
क्योंकि ये तो 2/3 की मैट्रिक्स है और डायगोनल होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो अब जरा ध्यान देना इसका डायगोनल कौन सा होगा। देखिए ये भले ही 2/3 की मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स को देखना है। आप इसको हटा दीजिए पहले। तो देखो यहां पर अगर मैं इसको हटा दूं तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है, इसका मतलब डायगोनल ये है। बस आपको यह ध्यान रखना है डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब है ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखा हो, सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिखा हो, थर्ड रो थर्ड कॉलम में लिखा हो, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम में लिखा हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मैट्रिक्स का ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, हम देख करके बता सकते हैं कि उसका डायगोनल कौन सा है। क्लियर है? तो ये इसका क्या है, एक तरह से डायगोनल का काम कर रहा है। अब इसके नीचे कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, ये रहा। हमें इसको जीरो बनाना है। हमें क्या करना है, इसको जीरो बनाना है, अगेन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। अब इस एग्जांपल में आ जाइए, इसका डायगोनल कहां होगा। देखो ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का है, तो यही हमारे लिए डायगोनल हो गया। इसके नीचे कितने एलिमेंट है, तीन है, हमें तीनों को जीरो बनाना है। कैसे जीरो बनाना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। बात समझ में आ रही है? उसके बाद इस वाले एग्जांपल में आ जाते हैं। ये 3/3 की मैट्रिक्स है, तो इसका तो डायगोनल ये रहा, और इस डायगोनल के नीचे तीन एलिमेंट हैं, हमें तीनों को जीरो बनाना होगा। देखो जीरो कैसे बनेगा ये सब हम समझ लेंगे, पहले प्रोसेस को समझ लेते हैं। हमें इन तीनों को क्या करना है, जीरो बनाना है। अब इसमें आ जाते हैं, अगर मान लीजिए इस टाइप की कोई मैट्रिक्स है 3/4 की, तो इसका डायगोनल कहां पर है, ये रहा डायगोनल। भाई देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यही हमारा डायगोनल है। इसके नीचे के जो एलिमेंट है उनको जीरो बनाना है, इनको क्या करना है, जीरो बनाना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। अब इसमें आ जाते हैं, ये आपकी 4/3 की मैट्रिक्स है, तो ये रहा हमारे पास डायगोनल। ये हमारे पास क्या है, डायगोनल है। क्यों है डायगोनल, क्योंकि देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का है, और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रही हैं सबको जीरो बनाएंगे, सबको जीरो बनाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है, सबको जीरो बना देंगे। अब यहां पर देखो ये 4/4 की मैट्रिक्स है और इसका डायगोनल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा इसका डायगोनल। इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको जीरो बनाना है, सभी को जीरो बनाना है। जो पहले से जीरो है उसको जीरो नहीं बनाएंगे, लेकिन जो पहले से जीरो नहीं है उसको जीरो बनाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको गिवन मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपका स्टेप नंबर 1 क्या होगा, आपका स्टेप नंबर 1 होगा कि डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको जीरो बनाना है। कैसे जीरो बनाना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। बोलो बात समझ में आ गई। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, देखिए स्टेप नंबर 1 के बाद 60 से 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्टेप नंबर 1 के बाद ही इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, मतलब 60 से 70% मैट्रिक्स ऐसी होंगी जो इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी स्टेप नंबर 1 के बाद। बात समझ में आ रही है, 30 to 40% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर हमें कंडीशंस को चेक करने के बाद थोड़ा सा चेंज करना होगा। अब जरा ध्यान देना, देखिए स्टेप नंबर 1 के बाद हमारी मैट्रिक्स इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट हुई है या नहीं हुई है, हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको 4 कंडीशन को चेक करना है, 4 नहीं 3 कंडीशंस को चेक करना है। अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो आपकी मैट्रिक्स इक्लियन फॉर्म में है। बात समझ में आ रही, इक्लियन फॉर्म में है। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो आपकी मैट्रिक्स इक्लियन फॉर्म में नहीं है। तो चलिए कंडीशंस को समझ लेते हैं। देखिए एनी मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन इक्लियन फॉर्म और रो इक्लियन फॉर्म इफ, अब देखो ये 3 कंडीशन है। पहले कंडीशन नंबर 1 की बात करते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या है, नंबर ऑफ जीरोस, ध्यान देना, नंबर ऑफ जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट को हम पिवोट एलिमेंट भी कहते हैं, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इस कंडीशन का मतलब यह है कि रो के अंदर जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा, रो के अंदर जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा उससे पहले नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज होने चाहिए जब हम ऊपर से नीचे आते हैं। यहां पर एक बात चेक करते हैं, देखो फर्स्ट रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है। इससे पहले कितने जीरो हैं, इसके पहले केवल एक जीरो है, सॉरी एक भी जीरो नहीं है, एक भी जीरो नहीं है, ठीक है। सेकंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है,
फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, और इसके पहले कितने जीरो है, एक जीरो है, मतलब यहां पर एक भी नहीं था, यहां पर एक जीरो आ गया, देखो इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद थर्ड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है, इसके पहले कितने जीरो है, दो, देखो यहां पर एक भी नहीं था, यहां एक है और यहां दो, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और लास्ट रो में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है। तो अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि पहली कंडीशन आपसे यह कह रही है कि जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा रो का, उससे पहले नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज होने चाहिए। तो इसके पहले एक भी जीरो नहीं है, इसके पहले एक जीरो है, इसके पहले दो जीरो है, तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बोलो बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, सेकंड कंडीशन को देखते हैं। ये सेकंड कंडीशन है, इफ द कॉलम कंटेन पिवोट एलिमेंट, अगर कॉलम के अंदर कोई पिवोट एलिमेंट है, ध्यान देना, इफ कॉलम कंटेन पिवोट एलिमेंट, अगर कॉलम पिवोट एलिमेंट को कंटेन करता है, देन ऑल द एंट्रीज बिलो द पिवोट एलिमेंट आर जीरो, तो पिवोट एलिमेंट से के नीचे की जो एंट्रीज होंगी वो जीरो होंगी। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पिवोट एलिमेंट क्या होता है। पिवोट एलिमेंट होता है रो का पहला फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, तो इसका मतलब इस रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है, सेकंड का ये नॉन जीरो एलिमेंट है पहला, और थर्ड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 4 है, तो ये तीनों के तीनों क्या है, पिवोट एलिमेंट है। तो सेकंड कंडीशन ये कहती है कि अगर किसी कॉलम में पिवोट एलिमेंट है तो उसके नीचे की सभी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए, उसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। देखो इसके नीचे सारे एलिमेंट जीरो, इसके नीचे सारे एलिमेंट जीरो, इसके नीचे सारे एलिमेंट जीरो। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। बोलो बात समझ में आ रही है। देखो अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सेकंड कंडीशन 100% सेटिस्फाई होगी। एक्चुअल में ये दोनों कंडीशन एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है। और अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो सेकंड भी नहीं होगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे। तो देखिए अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो हम क्या करेंगे, जो डायगोनल का आखिरी एलिमेंट होता है ना, आखिरी, जैसे यहां पर ये आखिरी है, इस लास्ट एलिमेंट को भी ध्यान से समझना। मैंने आपको यहां पर क्या बताया कि हमें डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को जीरो करना है, लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो उस केस में आपको डायगोनल जो एलिमेंट्स है, आखिरी वाला जो डायगोनल एलिमेंट्स है, कौन सा आखिरी, ये, इसको भी जीरो करना होगा। ध्यान से समझना मेरी बात को, इसको भी जीरो करना होगा। क्लियर है। जैसे यहां पर आखिरी एलिमेंट 2 है, इसको भी जीरो करना होगा। यहां पर आखिरी एलिमेंट ये वाला 2 है, इसको भी जीरो करना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो उस क्वेश्चन में आपको डायगोनल में जो आखिरी नंबर होगा उसको भी जीरो बनाना होगा। बोलो बात समझ में आ गई। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो ये जो स्टेप है आपको, ये जो कंडीशंस है आपको, ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अब कंडीशन नंबर 3 देखिए, कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है, ऑल जीरो रो लाइज इन द बॉटम। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर कोई जीरो रो आती है, भाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करने के बाद हो सकता है कोई रो पूरी की पूरी जीरो हो जाए। तो अगर मैट्रिक्स के अंदर कोई जीरो रो है तो उस जीरो रो को बॉटम में होना चाहिए, मतलब एकदम नीचे। देखो इसमें बॉटम में हमारे पास जीरो रो है, इसका मतलब ये थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये इक्लियन फॉर्म में है। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, मतलब मान लीजिए हमारे पास एक रो पूरी जीरो है लेकिन जीरो रो जो है वो बॉटम में नहीं है, वो ऊपर है, तो क्या करेंगे, तो हम रो को इंटरचेंज करेंगे और जीरो रो को बॉटम में लेके आएंगे। बात समझ में आ रही, बस इतना काम आपको करना है और इसके बाद 100% आपकी मैट्रिक्स इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अब यहां पर स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन और रहता है, उसको भी मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। कंफ्यूजन ये रहता है कि सर ये जो पिवोट एलिमेंट है, क्या इस पिवोट एलिमेंट को हमेशा 1 बनाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। देखो मैंने नीचे नोट करके लिखा भी है, कन्वर्ट पिवोट एलिमेंट इनटू 1। आप पिवोट एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करेंगे इफ रिक्वायर फॉर इजी कैलकुलेशन। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब यह है कि अगर पिवोट एलिमेंट को
वन में कन्वर्ट करते हैं और उससे कैलकुलेशन आसान होती है तो हम वन में कन्वर्ट करेंगे, और वन में कन्वर्ट करके अगर कैलकुलेशन इजी नहीं होती है तो कन्वर्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये नोट आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गिवन मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, है ना। अब ये हमारे पास इक्लियन फॉर्म है, हमें क्या करना है, अब हमें मैट्रिक्स की रैंक को बताना है। देखिए, जब आप मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप इक्लियन फॉर्म को देख करके बता सकते हैं कि मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी। कैसे बता सकते हैं? देखो ध्यान देना। अब देखो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक क्या होती है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द इक्लियन फॉर्म। मतलब आपके पास जो इक्लियन फॉर्म है उसमें बस आपको यह चेक करना है कि उसके अंदर नॉन जीरो रो कितनी है। जितनी नॉन जीरो रो होंगी उतनी ही मैट्रिक्स की रैंक होगी। जैसे यहां पर इस एग्जांपल को देखो, ये इक्लियन फॉर्म है, इसके अंदर देखते हैं कि नॉन जीरो रो कितनी है और जीरो रो कितनी है। सबसे पहले ये देखो इस मैट्रिक्स के अंदर जीरो रो कौन सी है? लास्ट वाली, ये रो क्या है? जीरो। ये हमारी है जीरो रो, जीरो रो। बोलो बात समझ में आ रही है? दिस इज जीरो रो। क्यों है ये जीरो? क्योंकि इस रो के सभी एलिमेंट्स क्या है? जीरो है, तो इसको हम क्या कहेंगे? जीरो रो कहेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? जीरो रो। अब अगर किसी रो में एक नंबर भी नॉन जीरो आता है तो वो रो क्या कहलाएगी? नॉन जीरो। अब यहां पर देखो इस रो के अंदर दो नॉन जीरो नंबर है, तो इसका मतलब ये रो कैसी है? ये रो हमारी नॉन जीरो है, नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो। क्लियर है? इसके अंदर भी एक एलिमेंट नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये भी नॉन जीरो रो है। ये भी क्या है? नॉन जीरो, नॉन जीरो रो। बोलो बात समझ में आ रही है? इसके अंदर भी नॉन जीरो एलिमेंट है तो ये भी क्या है? नॉन जीरो रो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर नॉन जीरो रो कितनी है? नॉन जीरो रो। क्लियर है? तो कितनी नॉन जीरो रो है? 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 है। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है? इस मैट्रिक्स की रैंक है हमारे पास 3। तो मुझे लगता है अब आपको सबको समझ में आ गया होगा कि रैंक कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है? गिवन मैट्रिक्स को इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करना। जब आपके पास इक्लियन फॉर्म आ जाएगी तो जितनी उसमें नॉन जीरो रो होंगी उतनी ही मैट्रिक्स की क्या होगी? रैंक होगी। अब रैंक वाले क्वेश्चन में कभी कभी आपसे नलिटी पूछ लिया जाता है कि मैट्रिक्स की नलिटी क्या होगी, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा। नलिटी वैसे तो बहुत सिंपल होता है नलिटी, है ना। देखिए अगर आपको नलिटी पूछी है तो जो नलिटी होती है ना वो जीरो रो के बराबर होती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इसकी नलिटी बताओ क्या होगी, तो इस मैट्रिक्स के अंदर जीरो रो कितनी है? 1 है, तो इसका मतलब ये नलिटी है। क्या है? नलिटी है। बाकी नलिटी की प्रॉपर डेफिनेशन यहां पर लिखी है। नलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो n-r होता है। यहां पर ध्यान देना, मान लीजिए ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n। कितना ऑर्डर है? n, मतलब ऑर्डर n/n का होगा, और उसकी जो रैंक है वो r है। तो देन n-r इज कॉल्ड नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो नलिटी का जो प्रॉपर फॉर्मूला होता है वो n-r होता है। n क्या होगा? मैट्रिक्स का ऑर्डर, और r क्या होगी? रैंक। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 4/4 का था तो n की वैल्यू 4 हो गई, और रैंक कितनी है इसकी? 3। तो 4 - 3 कितना आ गया? 1। या आप ये भी देख सकते हैं जीरो रो कितनी है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट आपको और बता देता हूं। देखिए मैं यहां पर RGPV यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ा रहा हूं, और RGPV यूनिवर्सिटी में जो चलने वाली मैक्सिमम बुक्स हैं उनके अंदर नलिटी की ये डेफिनेशन गिवन है। बात समझ में आ रही? इसीलिए मैं आपको ये डेफिनेशन बता रहा हूं। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां पर नलिटी की डेफिनेशन अलग दी हुई है। मतलब फॉर्मूला तो यही है n-r, लेकिन वहां पर नलिटी की डेफिनेशन में लिखा है कि नलिटी हम किसी भी मैट्रिक्स की कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो। लेकिन RGPV यूनिवर्सिटी में लिखा है कि हम नलिटी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर आप RGPV में हैं तो आपके लिए करेक्ट फॉर्मूला है। क्लियर है? चलिए ना, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और रैंक को कैलकुलेट करेंगे मैट्रिक्स की। ध्यान दीजिएगा इधर।
फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। देखो ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और हमें इसकी रैंक कैलकुलेट करना है। और यहां पर कुछ नहीं लिखा कि कौन से मेथड से करना है, मतलब यहां पर नहीं लिखा हुआ कि आपको इक्लियन फॉर्म से करना है या डिटरमिनेंट मेथड से करना है या फिर नॉर्मल फॉर्म से करना है। तो क्या करेंगे, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम कौन सा मेथड यहां पर अप्लाई करेंगे। तो एक चीज मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं, अगर मेथड मेंशन नहीं है तो आप क्वेश्चन को हमेशा इक्लियन फॉर्म से करना, क्योंकि तीनों मेथड में सबसे आसान तरीका होता है इक्लियन फॉर्म, ये सबसे आसान है। नॉर्मल फॉर्म भी आसान है, लेकिन नॉर्मल फॉर्म के कंपैरिजन में इक्लियन फॉर्म ज्यादा आसान है। बात समझ में आ रही। तो अगर मेथड मेंशन नहीं है तो आप इक्लियन फॉर्म से करेंगे, अगर मेथड मेंशन है फिर तो आप उसी मेथड से करेंगे जो मेथड क्वेश्चन में लिखा हुआ है। चलिए, तो हमें इसको इक्लियन फॉर्म से करना है। आप जरा ध्यान देंगे इधर। तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है उसको पहले मैं लिख लेता हूं। हमें यहां पर मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3 का, 1 2 3 1 4 2 2 6 एंड 5। तो ये हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, 1 1 2 2 4 6 3 2 5। क्लियर है। अब आगे देखो करना क्या है। देखो हमारे पास ये तीनों के तीनों डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो हमें क्या करना है, इन तीनों को जीरो बनाना है। इन तीनों एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, जीरो बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीरो बनाना। ध्यान देंगे अब जरा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो आप पहली रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हमारे पास ये है ना। हमें क्या करना है, इसके नीचे इन दोनों को जीरो बनाना है। भाई हमें एक्चुअल में इन तीनों एलिमेंट को जीरो बनाना है, इसको इसको और इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को जीरो बनाएंगे, उसके बाद सेकंड कॉलम का लास्ट एलिमेंट को जीरो बनाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एलिमेंट को जीरो बनाएंगे इस एलिमेंट की हेल्प से, है ना, इस एलिमेंट की हेल्प से, क्योंकि फर्स्ट रो का पिवोट एलिमेंट यही है। हमें हमेशा पिवोट एलिमेंट की हेल्प से नीचे जीरो बनाने होते हैं। तो अब जरा ध्यान देना कैसे जीरो बनाएंगे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। और एक चीज मैं आपको बता दूं, लेक्चर नंबर 2 और 3 में मैंने आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना सिखाया था, और वहां पर हमने लेक्चर नंबर 3 में यह भी पढ़ा था कि गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बस उसी तरीके से हम यहां पर इसको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है इस वन की हेल्प से। तो मुझे और रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो देखो इसको जीरो बनाना है इसकी हेल्प से। तो सीधी सी बात है, अगर मैं वन में से वन को माइनस कर दूं जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे R2 रो में चेंज करना है, R2 में चेंज करना है। और क्या करूंगा मैं, R2 में से R1 को कर दूंगा माइनस, क्योंकि 1 - 1 जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद मुझे इस 2 को भी जीरो बनाना है। तो 2 को जीरो कैसे बनाऊंगा, देखो अगर मैं इस 2 में से 2 को माइनस कर दूं जीरो हो जाएगा, लेकिन मैं यहां पर 2 कहां से लाऊंगा, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से माइनस करूंगा। तो इसका मतलब R3 रो में मैं चेंज करूंगा और क्या करेंगे, यहां पर R3 में से माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ R1। मतलब एक ही स्टेप में आप इसको भी जीरो बनाएंगे और इसको भी जीरो बनाएंगे। और बहुत सिंपल है भाई, यहां पर जीरो कब बनेगा, जब हम 2 में से 2 को माइनस करेंगे। लेकिन यहां पर 2 नहीं है तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया। बस यही करना आपको। अब ध्यान देंगे, देखिए तो अब हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो इसी मैट्रिक्स के क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। क्या होगी, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगी। तो यहां पर इक्विवेलेंट का सिंबल लगाएंगे, है ना। आपको मालूम है ये हमारा इक्विवेलेंट का क्या होता है, सिंबल होता है। अब जरा ध्यान देंगे ना, R2 में से R1 को माइनस करना है। तो देखो डायरेक्ट माइनस करना है इसमें से इसको, तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं 1 - 1। अच्छा पहले R1 में कोई चेंज नहीं है, पहले मैं R1 को लिख लेता हूं 1 2 3। R1 में कोई चेंज नहीं है। R2 1 - 1 0, 4 - 2 2, 2 - 3 -1। अब डायरेक्ट माइनस करना था तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब यहां पर देखो R3 में से 2R1 को माइनस करना है। तो ऐसे केस में आप क्या करो, सबसे पहले देखो किस में से माइनस करना, R3 में से। तो R3 को सेपरेट लिखो 2 6 5, ऐसे गलती नहीं होगी। अब इसमें से हमें माइनस करना 2R1 को, तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखो। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब हमें करना माइनस, तो माइनस के केस में साइन चेंज कर दीजिए। देखो ये 0 आएगा, ये 2 आएगा,
और ये -1 आएगा। तो 0 2 एंड -1 ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है? तो मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा हमने कैसे किया है। अब आगे देखो, तो देखो ये दोनों 0 बन चुके, अब किसको 0 बनाना है? देखो हमारा ये है डायगोनल, हमें अब बनाना है इसको 0, इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेकेंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ये है, इसी की हेल्प से हम इसको 0 बनाएंगे। अब यहां पर ये 2 लिखा है, ये हमारा पिवोट एलिमेंट है और कितना है? 2 है। तो मैंने आपको बताया था कि पिवोट एलिमेंट को 1 बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिवोट एलिमेंट को 1 कब बनाते हैं। पिवोट एलिमेंट को हम 1 तब बनाते हैं जब उसको 1 बनाने से कैलकुलेशन ईजी हो। अगर पिवोट एलिमेंट को 1 बनाए बिना ही कैलकुलेशन ईजी है तो पिवोट एलिमेंट को 1 बनाना जरूरी नहीं है। जैसे यहां पर देखो, मुझे क्या करना है? इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से। तो सीधी सी बात है, 2 में से 2 को माइनस कर दो 0 बन जाएगा, मतलब R3 में से R2 को माइनस कर दो 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब इसको 1 बनाना जरूरी नहीं है, इसको 1 बनाना जरूरी नहीं है। तो अब यहां पर क्या ऑपरेशन लगाएंगे आप? R3 में चेंज करेंगे और R3 में से सीधे सीधे R2 को कर देंगे माइनस। क्लियर है? चलिए अब देखिए क्या आएगा ना, माइनस करेंगे, ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, देखिए कितना मिलेगा हमें। ध्यान दीजिएगा यहां पर R3 में से R2 को माइनस करना है, मतलब हमारा R1 और R2 में कोई चेंज नहीं है। तो सबसे पहले मैं R1 R2 को लिख लेता हूं, क्योंकि इन दोनों रो में कोई चेंज नहीं है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 2 -1 0 2 -1। और अब 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 और इसमें से इसको माइनस करेंगे 0। क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? चलिए समझ में आ गया क्या करा? R3 में से R2 को माइनस करा, तो 2 - 2 0, -1 में से माइनस करेंगे -1 को तो 0 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये इक्लियन फॉर्म है? देखो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है, क्या ये इक्लियन फॉर्म है? तो एक काम करते हैं, कंडीशंस को चेक करके देखते हैं। देखो पहली कंडीशंस क्या होती है? पहली कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो नॉन जीरो एलिमेंट से पहले नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज होने चाहिए। देखो इसके पहले एक भी जीरो नहीं है, इसके पहले एक जीरो है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? थर्ड में कोई नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड, अब अगर फर्स्ट सेटिस्फाई होगी तो सेकंड भी 100% होगी। इसमें क्या है कि अगर कॉलम के अंदर पिवोट एलिमेंट है तो उसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। चेक करते हैं, देखो यहां पर हमारा पिवोट एलिमेंट ये है, इसके नीचे सब जीरो है, यहां पर पिवोट एलिमेंट ये है, इसके नीचे भी जीरो है। तो आप एक काम कर सकते हैं, देखो आपको दोनों कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सेकंड कंडीशन को चेक करो कि पिवोट एलिमेंट के नीचे सारे नंबर जीरो होने चाहिए, उससे भी आपका काम चल जाएगा, उससे भी काम चल जाएगा। तो पिवोट एलिमेंट के नीचे के सारे नंबर क्या है? जीरो है ना। अब थर्ड कंडीशन पे जाते हैं। थर्ड, ऑल जीरो रो लाइज इन द बॉटम, जितने भी जीरो रो हैं वो बॉटम में लाई करनी चाहिए। तो देखो जीरो रो एक ही है, वो बॉटम में ही लाई कर रही है, तो इसका मतलब ये इक्लियन फॉर्म है। तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको चेक करना है कि आपकी गिवन मैट्रिक्स इक्लियन फॉर्म में है या नहीं है, तो आपको केवल दो बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी दो बातें? पहले तो आपको यह चेक करना है कि पिवोट एलिमेंट के नीचे सारे नंबर जीरो बने या नहीं बने। अगर जीरो बन गए तो फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। उसके बाद आपको यह चेक करना है कि जीरो रो बॉटम में लाई करती हैं या नहीं करती, और अगर करती हैं तो कंडीशन सेटिस्फाई। बोलो बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, आगे चलकर हम ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जहां पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी, तो मैं आपको बताऊंगा वहां पर क्या करना है। तो चलिए इसके रैंक कितनी होगी, अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है और ये जीरो रो है, तो हमारे पास मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ जाएगी? रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो यहां पर नॉन जीरो रो कितनी है? 2, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई? 2। तो यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। तो
अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि किस तरह से मैट्रिक्स के रैंक को कैलकुलेट करते हैं। बहुत इजी है कैलकुलेट करना। आज मैं आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चन कराऊंगा इस लेक्चर के अंदर। अभी हमने एक ही क्वेश्चन किया है और 8 क्वेश्चन को करने के बाद आप रैंक के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी बुक से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय इक्लियन फॉर्म। यहां पर मेंशन है इक्लियन फॉर्म, है ना, तो हम इक्लियन फॉर्म से ही करेंगे। नहीं भी मेंशन होता तो भी हम इक्लियन फॉर्म से ही करते। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं गिवन मैट्रिक्स को लिख लेता हूं। हमारे पास यहां पर मैट्रिक्स ए गिवन है और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3x3 का, 1 2 3, है ना, 1 2 3। उसके बाद 2 4 6, 2 4 6, उसके बाद 3 6 9, 3 6 9। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स, ये हमारा डायगोनल है, इसका मतलब हमें इन तीनों को जीरो बनाना है। इन तीनों को क्या करना है, जीरो बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों को जीरो बनाएंगे इसकी हेल्प से। तो यहां पर सबसे पहले ऑपरेशन लिखेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये जीरो कब बनेगा, जब 2 में से 2 माइनस करेंगे। 2 कहां से आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला ऑपरेशन क्या होगा, R2 में चेंज, R2 में चेंज, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। बस सीधी सी बात है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो R1 को और इसमें से माइनस कर दो। अब हमें इसको जीरो बनाना है इस 1 की हेल्प से, तो R3 में चेंज करेंगे, R3 में चेंज, और R3 में से माइनस कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ R1। क्लियर है। ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म जैसे ही होंगे हमारे ये दोनों जीरो बन जाएंगे। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा ना, तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो फर्स्ट मैट्रिक्स के क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, इसके इक्विवेलेंट होगी। ये हमारा इक्विवेलेंट का सिंबल आ गया। अब देखो जरा ध्यान से, R1 में कोई चेंज नहीं है तो R1 को ऐसे ही लिखेंगे, कॉपी कर लेंगे, 1 2 3। R2 में चेंज है, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। देखो पहले मैं R2 को लिख लेता हूं 2 4 6, 2 4 6, और R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब करेंगे माइनस, साइन चेंज कर दीजिए, तो ये तो सब जीरो आ गया, पूरी रो जीरो आ गई। ठीक, पूरी रो ही हमारी क्या आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब R3 में से 3R1 को माइनस करना है, तो पहले मैं R3 लिखूंगा, 3 6 और 9। अब R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। साइन चेंज करेंगे क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, तो ये भी जीरो आ गया। ये लीजिए, सब जीरो आ गया भाई, सब जीरो आ गया। ये लीजिए, अब इसमें तो कुछ करने के लिए बचा ही नहीं। देखो डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो हो चुके हैं एक ही स्टेप में, एक ही स्टेप में। अब क्या करें, अब हमें चेक करना है कि ये इक्लियन फॉर्म है या नहीं है। इक्लियन फॉर्म है या नहीं है हमें चेक करना है भाई। चलिए चेक करते हैं। देखो जरा, यहां पर तीनों कंडीशन को चेक करना है कि सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। देखो सबसे पहले देखो, फर्स्ट रो का पिवोट एलिमेंट कौन सा है, ये रहा। सेकंड रो में कोई पिवोट एलिमेंट है ही नहीं, थर्ड रो में भी कोई पिवोट एलिमेंट है ही नहीं, एक ही पिवोट एलिमेंट है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो हमें सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, ये चेक करना है कि पिवोट एलिमेंट के नीचे सारे नंबर जीरो है या नहीं है। तो देखो पिवोट एलिमेंट के नीचे सारे नंबर जीरो हैं, तो इसका मतलब पहली और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पहली और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है कि जो जीरो रो है वो बॉटम में आनी चाहिए। तो देखो दोनों की दोनों जीरो रो बॉटम में है, तो इसका मतलब ये इक्लियन फॉर्म है। और अगर ये इक्लियन फॉर्म है तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी भाई, हमें पता है जो रैंक होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। तो यहां पर नॉन जीरो रो कितनी है, यहां पर नॉन जीरो रो 1 है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 1 है। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर, बहुत सिंपल है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। हमें इस मैट्रिक्स की रैंक को कैलकुलेट करना है। अगेन कोई मेथड मेंशन नहीं है, तो हम इक्लियन फॉर्म से करेंगे। तो चलिए लगाते हैं इक्लियन फॉर्म। पहले हम मैट्रिक्स को कॉपी करते हैं। हमें यहां पर मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए 3 -1 और 2, 3 -1 2, -6 2 4, -3
1 एंड 2, ये आ गया। क्लियर है? चलिए अब यहां पर हमें क्या करना है, देखो ये हमारा डायगोनल है, इसके नीचे के सारे नंबर जीरो करने हैं, सभी नंबर को क्या करना है, जीरो करना है। तो अब जरा ध्यान देंगे, सबसे पहले हम इसको और इसको जीरो बनाएंगे इसकी हेल्प से, और इस बार यहां पर 1 नहीं है, देखो ध्यान से समझना, यहां पर 1 नहीं है। इससे पहले के जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए इसमें भी यहां पर 1 था और इसमें भी यहां पर 1 था, लेकिन इस बार 1 नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, इसको 1 बनाने का, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट रो का पिवोट एलिमेंट है। लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पिवोट एलिमेंट को हम 1 बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, है ना। अगर पिवोट एलिमेंट को 1 बना के कैलकुलेशन आसान होती है तो 1 बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर भाई ये -6 है, तो सीधी सी बात है, अगर -6 में मैं +6 ऐड कर दूं तो ये 0 बन जाएगा, और यहां पर हम +6 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद ये -3 और ये +3 है, दोनों को ऐड करके यहां पर 0 बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसको 1 बनाए बिना ही हम नीचे वाले दोनों नंबर को 0 बना सकते हैं। तो इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है, इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए यहां पर -7 होता, -7, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इसको 1 बनाते। तो अगर 1 बना के कैलकुलेशन इजी होती है तो 1 बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर बिना बनाए ही कैलकुलेशन इजी है तो नहीं बनाएंगे। तो क्या करेंगे, R2 में चेंज करेंगे, R2 में चेंज, और देखो ये R2 में -6 है, इसमें हमें +6 ऐड करना है, तो R2 + 2 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 6 हो जाएगा। उसके बाद R3 में चेंज करेंगे, R3 में -3 है, इसको 0 बनाना है, तो R1 में ऐड कर दो, तो यहां पर R3 + R1 कर देंगे। बस इतना काम आपको करना है, और देखिए क्या आएगा हमारे पास ना। अब हमारे पास न्यू मैट्रिक्स आएगी जो एक ही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। ध्यान दीजिएगा, R2 R3 में चेंज है, R1 में कोई चेंज नहीं है। 3 -1 और 2, 3 -1 और 2। अब यहां पर देखो जरा, R2 क्या है भाई, -6 है, 2 है और 4 है, -6 2 4। हमें क्या करना है, 2R1 इसमें ऐड करना है, तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 जा 6, 2 इंटू -1 -2, 2 2 जा 4, ऐड कर दीजिए भाई, ऐड कर दीजिए, है ना। तो यहां पर ध्यान देंगे क्या आएगा, क्योंकि हमें ऐड करना है तो साइन चेंज मत कर देना। 0 0 8, इसका मतलब ये 0 0 और 8। बोलो बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं ना। अब R3 में R1 को ऐड करना, मतलब इन दोनों को ऐड करना, डायरेक्ट ऐड कर दें। देखो -3 + 3 0, 1 - 1 0, और 2 + 2 4, ये 4 आ गया। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो डायगोनल के नीचे वाले सभी नंबर 0 हो चुके हैं, 0 हो चुके हैं। लेकिन अब हमें यह सोचना है, अब हमें यह सोचना है क्या हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, मतलब 2 ही कंडीशन चेक करनी है बस हमें। तो ध्यान देंगे जरा, क्या सेटिस्फाई हो रही है ना। चलिए चेक करते हैं, देखो ध्यान से समझना। देखो फर्स्ट रो का हमारा पिवोट एलिमेंट कौन सा है, ये है। इसके नीचे सारे नंबर 0 है क्या, है, ठीक है। सेकेंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, ये है। इसके नीचे के सारे नंबर 0 हैं क्या, नहीं है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है भाई। इसके नीचे सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, और इसके नीचे तो 4 लिखा है, इसका मतलब हमें 4 को 0 बनाना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? क्या बनाना पड़ेगा, इसको 0 बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो अभी हमारी इक्लियन फॉर्म नहीं आई है भाई, अब हमें इक्लियन फॉर्म को बनाना पड़ेगा। अभी हमारी इक्लियन फॉर्म नहीं आई। तो आपने देखा पहले 2 क्वेश्चन में जब हमने डायगोनल के नीचे वाले नंबर को 0 किया तो हमारे पास डायरेक्ट इक्लियन फॉर्म आ गई, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास अभी इक्लियन फॉर्म नहीं आई है ना, क्योंकि ये नंबर 0 नहीं है। और मैंने यही बात आपसे बोली थी कि कभी कभी हमें डायगोनल का जो आखिरी नंबर होगा उसको भी 0 बनाना पड़ेगा। और देखो डायगोनल का आखिरी नंबर 4 है, हमें इसको 0 बनाना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो आपको केवल 2 ही चीज चेक करनी है कि पिवोट एलिमेंट के नीचे सारे नंबर 0 है या नहीं है ना। एक तो ये चेक करना है,
और दूसरा ये चेक करना है कि जीरो रो बॉटम में है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको जीरो बनाना है, मतलब हमें R3 में चेंज करना है भाई। कहाँ चेंज करना है? R3 में। देखो जरा, R3 में चेंज करना है। क्या करें? R3, देखो R3 में 4 लिखा है, मुझे यहां पर भी 4 बनाना होगा। तो एक काम कर लेते हैं, ये 4 कब बनेगा? जब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 टाइम्स ऑफ R2 कर देते हैं। देखो जब आप इसको 1/2 करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, और 4 - 4 0 बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो अब हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, जरा ध्यान से देखें। न्यू मैट्रिक्स देखिए, R3 में चेंज करना, R1 R2 में कोई चेंज नहीं है, तो R1 में नो चेंज। 3 - 1 और 2, 3 - 1 और 2, 0 0 8, 0 0 8। उसके बाद यहां पर तीनों जीरो हो गए भाई, 0 0 0। अब इक्लियन फॉर्म की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, है ना? देखो ये पिवोट एलिमेंट इसके नीचे 0, ये पिवोट एलिमेंट इसके नीचे 0, ऊपर से नीचे जाने पे 0 बढ़ रहे हैं, है ना? और 0 रो कहां पर है? बॉटम में है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारी जो मैट्रिक्स की रैंक है, ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स की जो रैंक है वो क्या होती है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, और यहां पर नॉन जीरो रो कितनी है? 2। तो इसका मतलब मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई? 2। और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है? फाइनल आंसर भी है। बोलो, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन बहुत इजी है, अब आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? अब आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो यहां पर भी सही से लिख देता हूं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, और आपने देखा तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत इजी थे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं? गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं वो? जैसे यहां पर वो चेक नहीं करते, है ना, वो यहीं पर छोड़ देते और रैंक 3 लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको कंडीशंस को भी चेक करना होगा कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स वेयर ए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इसमें मैट्रिक्स हमें 3/4 की रैंक, 3/4 का ऑर्डर दिया हुआ है ना? अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तीनों में ऑर्डर क्या था? 3/3 का था। और ये क्वेश्चन RGPV यूनिवर्सिटी 2018 में आ भी चुका है। क्लियर है? अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब जरा ध्यान देंगे इधर ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स को मैं कॉपी कर लेता हूं। तो यहां पर हमारे पास मैट्रिक्स है ए, जिसका ऑर्डर है 3/4 का, 3/4 का, 1 3 4, 1 3 4, 1 1 3 4 3। ठीक है, 3 9 12, 3 9 12 9, 3 9 12 9। ठीक है, 1 3 4 1, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है 3/4 ऑर्डर की। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, देखो यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसका मतलब ये हमारा डायगोनल हो गया। हमें इसके नीचे के इन तीनों नंबर को क्या करना है? 0 करना है। इन तीनों नंबर को हमें क्या करना है? 0। किस किस को? इसको, इसको और इसको हमें बनाना है 0। क्लियर है? चलिए बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा 0 कैसे बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों को 0 बनाएंगे इस 1 की हेल्प से, क्योंकि हमारा फर्स्ट रो का पिवोट एलिमेंट यही है। तो यहां पर इसको 0 बनाना है, ये 3 है, तो सीधी सी बात है 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 बनेगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर हम R2 में चेंज करेंगे और R2 में से माइनस कर देंगे 3 टाइम्स ऑफ R1। ये 1 है, इसको 0 बनाना, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 बनेगा। तो R3 में चेंज करेंगे और R3 में से सीधे सीधे R1 को कर देंगे माइनस। तो ये दोनों ऑपरेशन को हम यहां पर परफॉर्म कर लेते हैं। तो हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो ध्यान देंगे यहां पर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, R1 में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। तो R1 को कॉपी करेंगे, 1 3 4 3, 1 3 4 3, 1 3 4 3। ठीक है,
अब यहां पर R2 में से 3 टाइम्स ऑफ R1 को माइनस करना है भाई, तो एक काम करता हूं मैं R2 को लिख लेता हूं 3 9 12 9, 3 9 12 9। इसमें से 3R1 माइनस करना है तो R1 को 3 से मल्टीप्लाई करो और इसके नीचे लिखेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, यही आएगा। तो अगर आप माइनस करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सब जीरो आ गए भाई, 0 0 0 एंड 0। बोलो क्लियर है? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, सीधे सीधे R3 में से R1 को माइनस करते हैं। देखो 1 - 1 0, 3 - 3 0, 4 - 4 0, 1 - 3 -2। बोलो बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये इक्लियन फॉर्म है? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो ये हमारा डायगोनल था और डायगोनल के नीचे के सारे नंबर 0 हो चुके हैं, है ना। तो अब हमें ये सोचना है क्या ये इक्लियन फॉर्म है या नहीं है। तो कंडीशंस को चेक करेंगे। देखो यहां पर देखो ये पिवोट एलिमेंट है, इसके नीचे के सारे नंबर 0 है, इसमें कोई पिवोट एलिमेंट है नहीं, और इसमें आखिरी नंबर पिवोट एलिमेंट है लेकिन उसके नीचे कुछ है नहीं। तो इसका मतलब पहली दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। थर्ड कंडीशन क्या थी कि 0 रो बॉटम में होनी चाहिए। देखो 0 रो बॉटम में नहीं है, 0 रो बॉटम में नहीं है, इसका मतलब 0 रो को पहले हमें बॉटम में ले जाना होगा, तब ये इक्लियन फॉर्म होगी। अभी ये इक्लियन फॉर्म नहीं है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक ऑपरेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? R2 को R3 से करेंगे चेंज। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा, है ना, इंटरचेंज करना पड़ेगा, ध्यान देंगे। अब क्या आएगा? न्यू मैट्रिक्स। देखो क्या आएगी न्यू मैट्रिक्स। R1 में कोई चेंज नहीं है, R1 को कॉपी करेंगे 1 3 4 3, बाकी R2 R3 को इंटरचेंज करेंगे तो ये हमारे पास सेकेंड रो में चली जाएगी 0 0 0 0 0 और -2, और बॉटम में आ जाएगी 0 रो। ये लीजिए, हो गया क्वेश्चन। अब देखो, अब यहां पर ये पिवोट एलिमेंट है, इसके नीचे दोनों 0, ये पिवोट एलिमेंट है, इसके नीचे 0, और 0 रो कहां गई? बॉटम में। इसका मतलब दिस इज द इक्लियन फॉर्म। और अगर ये इक्लियन फॉर्म है तो अब आप इसकी रैंक को आसानी से बता सकते हैं। क्या होगी इसकी रैंक? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ये हमारी इक्लियन फॉर्म है, और इसमें जो नॉन जीरो रो है वो हमारे पास है 2, तो इस मैट्रिक्स की रैंक भी हो गई 2। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा रैंक को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये हमारी क्या है? इक्लियन फॉर्म है भाई, दिस इज द इक्लियन फॉर्म। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी अब आपको समझ में आ गया होगा। 2018 में आया था आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में, 7 मार्क्स में। आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन 3/4 की मैट्रिक्स हमारे पास है, और ये क्वेश्चन भी आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में 2020 में आ चुका है, और अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और अगर आपको अब तक वर्किंग रूल समझ में आ गया है तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करें। चलिए मैं अब यहां पर इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान से देखें जरा। सबसे पहले ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसको मैं ए के बराबर एज्यूम कर लेता हूं, तो हमें यहां पर ए इक्वल टू गिवन है 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 3 5 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5 1 1 3 4 5। देखिए मैट्रिक्स में नंबर कॉपी करते समय गलती नहीं करनी है, नहीं तो पहले स्टेप में ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 2 1 2 3 3 3 5 4 2 1 5। क्लियर है? बिल्कुल एकदम सही नंबर मैंने लिखे हैं। अब देखो यहां पर डायगोनल ये है, क्योंकि देखो ये 1 1 2 2 3 3 है। चलिए हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना, इसके हेल्प से, इसको 0 बनाना, इसके हेल्प से बनाते हैं। तो पहले स्टेप में इन दोनों को 0 बना लेते हैं।
तो देखो इसको जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, R2 में चेंज करना होगा। और ये जीरो कब बनेगा, जब 2 में से 2 को माइनस करेंगे। तो हमें यहाँ पर 2 चाहिए, यहाँ पर 2 कब आएगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब R2 में से हमें माइनस करना होगा 2 टाइम्स ऑफ R1, 2 टाइम्स ऑफ R1। उसके बाद हम चेंज करेंगे R3 में। तो R3 में से सीधे सीधे R1 को माइनस कर देंगे। ये दोनों ऑपरेशन हम यहां पर क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। चलिए तो दोनों ऑपरेशन को अप्लाई करता हूं, तो हमें न्यू मैट्रिक्स मिलेगी, है ना। हमें यहां पर न्यू मैट्रिक्स मिल जाएगी। देखो जरा ध्यान से, R1 में नो चेंज, तो R1 को कॉपी करेंगे, 1 2 3 2, 1 2 3 2, 1 2 3 2। अब इसमें देखो चेंज करना हमें, तो सबसे पहले मैं इस रो को लिख लेता हूं 2 3 5 1, 2 3 5 1। हमें करना क्या है, R2 में से माइनस करना 2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। चलिए अब हमें करना माइनस, तो साइन चेंज करेंगे। ये जीरो आएगा, ये -1 आएगा, ये भी -1 आएगा। 0 -1 और ये आएगा -3। तो 0 -1 -1 एंड -3। आगे चलते हैं। अब हमें R3 में से R1 को डायरेक्ट माइनस करना है, तो 1 - 1 0, 3 - 2 1, 4 - 3 1 और 5 - 2 3। चलिए अब क्या करें, अब देखो ध्यान से देखो जरा, अब हमारे पास ये, अब हमें इसको और जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है बस। तो इसको जीरो बनाना है इसकी हेल्प से, तो बहुत आसान है, 1 में -1 ऐड कर दो, मतलब R3 में R2 को क्या कर दो, चेंज ऐड कर दो। तो R3 में चेंज करना है और R3 में R2 को कर देना ऐड। क्या करना है, ऐड करना है भाई। चलिए ऐड करते हैं। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, ये लीजिए, अब हम ऐड करने जा रहे हैं। तो हमें चेंज कौन सी रो में करना है, R3 में चेंज करना है, पहली दो रो को कॉपी करना है सिर्फ, नो चेंज। तो अब हमारे पास न्यू इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी। ध्यान दीजिएगा पहली रो में कोई चेंज नहीं है, तो 1 2 3 2, 1 2 3 2, 1 2 3 2, 0 -1 0 -1 -1 और -3। थर्ड रो में क्या चेंज करना है कि इन दोनों को ऐड करना, 0 + 0 0, ये भी 0 और ये भी 0, पहले 3 0 आएंगे, 0 0 0। क्यों, क्योंकि 0 + 0 होता है, 1 - 1 0 होता है, 1 - 1 0 होता है, 3 - 3, अच्छा ये भी 0 आ गया, यानी कि लास्ट वाली रो पूरी 0 आ गई। तो अब अगर आप यहां पर देखें तो डायगोनल के नीचे वाले सारे नंबर 0 हो चुके हैं। अब हमें चेक करना है कि ये इक्विलिब्रियम फॉर्म है या नहीं है। तो हमें सिर्फ दो बातें चेक करनी है कि पिवोट एलिमेंट के नीचे के सारे नंबर 0 है या नहीं है, और 0 रो बॉटम में है या नहीं है। देखो फर्स्ट रो का पिवोट एलिमेंट ये है, इसके नीचे सब 0 है, ठीक। सेकेंड रो का पिवोट एलिमेंट ये, इसके नीचे भी 0 है, और यहां पर कोई पिवोट एलिमेंट है नहीं। इसका मतलब पिवोट एलिमेंट के नीचे के सारे नंबर 0 हैं, तो पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अच्छा थर्ड कंडीशन क्या आती है कि 0 रो बॉटम में होनी चाहिए, तो 0 रो बॉटम में है, इसका मतलब ये इक्लियन फॉर्म है। ये क्या है, इक्लियन फॉर्म। और अगर ये इक्लियन फॉर्म है तो हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के बराबर है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। क्लियर है। और यहां पर नॉन जीरो रो कितनी है, यहां पर नॉन जीरो रो हमारे पास है 2। तो इस मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास आ जाएगी 2। कितनी रैंक आएगी, 2 आएगी। तो मुझे लगता है अब आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। देखो हमारा धीरे धीरे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो बढ़ते जा रहा है। पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, फर्स्ट क्वेश्चन वो पहले 3 क्वेश्चन 3x3 मैट्रिक्स के थे, उसके बाद 3x4, 4x3 है ना, अब ये 4x4 का आ गया। और हमें इसकी रैंक निकालनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मैट्रिक्स को कॉपी करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पर हमें मैट्रिक्स ए गिवन है जिसका ऑर्डर है 4x4 का, 4x4 का। तो मैं यहां पर 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कॉपी कर लेता हूं। ध्यान दीजिएगा, 2 3
2 3 -1 -1, 2 3 -1 -1 है ना। चलिए -1, 2 3 -1 -1, ठीक। 1 -1 -2 -4, 1 -1 -2 -4, ठीक है। 3 1 3 -2, 6 3 0 -7। अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, ये मेरे पास गिवन मैट्रिक्स है। अगर आप इसका डायगोनल को ध्यान से देखें तो ये इसका डायगोनल है। हमें इसके नीचे वाले सारे नंबर जीरो बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाई 1 सबको जीरो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इनको जीरो बनाएंगे, उसके बाद इन दोनों को जीरो बनाएंगे, और उसके बाद इसको जीरो बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि अभी ये जीरो है, बाद में ये जीरो ना रहे। क्लियर है? चलिए तो अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक ही स्टेप में इन तीनों को जीरो बनाऊंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम और है यहां पर। क्या प्रॉब्लम है? ये 1 नहीं है, तो पहली रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हमारे पास ये है, ये हमारा पिवोट एलिमेंट है। और मैंने आपको बताया था पिवोट एलिमेंट को 1 बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, है ना। अगर पिवोट एलिमेंट को 1 बना के कैलकुलेशन ईजी होगी तो 1 बनाएंगे, और अगर ईजी नहीं होगी तो 1 नहीं बनाएंगे। और अगर आप यहां पर देखें तो देखो हमें इसको जीरो बनाना है इसके हेल्प से। तो अगर ये 1 नहीं है और इसको जीरो बनाना है तो सीधी सी बात है, हमें फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा अगर हम इसको 1 नहीं बनाते। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको कैलकुलेशन इजी करनी है तो आप इसको 1 बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको 1 बना के कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? भाई आप सोचो, अगर आप इसको जीरो बनाना चाहते हैं इसके हेल्प से, अगर आप डायरेक्ट बनाएंगे तो डायरेक्ट में दिक्कत आएगी, है ना। मतलब बन जाएगा लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। अगर आप कैलकुलेशन को ईजी करना चाहते हैं तो इसको पहले 1 बनाओ, और ये 1 बन सकता है बहुत ही आसानी के साथ में। कैसे? देखो इसके नीचे 1 लिखा है, तो एक काम करो, R1 रो को R2 रो के साथ इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये 1 बन जाएगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम R1 को इंटरचेंज करेंगे R2 के साथ में, आसानी से यहां 1 बन जाएगा। तो अब हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो फर्स्ट मैट्रिक्स के ही क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होगी। अब जरा ध्यान देंगे, फर्स्ट के इक्विवेलेंट। तो R1 R2 को इंटरचेंज करेंगे तो इसका मतलब R2 रो R1 में चली जाएगी। तो 1 -1 1 -1 -2 और -4। देखो 1 -1 -2 -4, ठीक है। अब R1 को R2 में लिखेंगे, 2 3 -1 -1, 2 3 -1 -1। क्लियर है? बाकी दो रो में कोई चेंज नहीं है। 3 6, मतलब ये 3 1 3 3 1 3 -2, ठीक है। यहां पर 6 3 0 -7। अब ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब देखो ये 1 बन गया ना, तो अब हम इन तीनों को आसानी से जीरो बना सकते हैं इस 1 की हेल्प से। अब ध्यान देंगे, है ना। और अगर आपको 1 बनाना, जीरो बनाना अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके अपने आप जीरो बना दें, है ना। चलिए तो मैं यहां पर अब ऑपरेशन लिखने जा रहा हूं, 3 ऑपरेशन एक साथ लिखेंगे। इसको जीरो बनाएंगे इसके हेल्प से, तो ये 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। तो मतलब यहां पर हम R2 में चेंज करेंगे, R2 में चेंज करेंगे, और R2 में से 2R1 को माइनस कर देंगे। उसके बाद हम R3 में चेंज करेंगे, और R3 में से 3 टाइम्स ऑफ R1 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये 3 है। फिर हम R4 में चेंज करेंगे, और R4 में से 6 टाइम्स ऑफ R1 को कर देंगे माइनस। बोलो बात समझ में आ रही है? इसमें से 6 टाइम्स ऑफ R1 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब यहां पर लिखेंगे, तो अब हमारे पास न्यू इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ जाएगी। उसको मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखें। देखो R1 में कोई चेंज नहीं है, तो R1 को कॉपी करेंगे, 1 -1 1 -1 -2 -4, 1 -1 -2 -4, ठीक है।
सेकंड में चेंज है, R3 में, R2 में से 2R1 माइनस करना है। तो देखो पहले मैं R2 रो को सेपरेट लिख लेता हूं, R2 रो को यहां लिख लेता हूं, 2 3 -1 ये मेरी R2 रो है, R2 रो क्लियर है। मुझे इसमें से माइनस करना है 2R1 को, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो 2 वन जा 2, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू -2 -4 और 2 इंटू -4 -8। अब क्योंकि हमें माइनस करना है तो साइन चेंज, ये प्लस ये प्लस ये प्लस। अब देखो ये 0, ये 5, ये 3 है ना, और ये 7, 0 5 3 7, 0 5 3 7, 0 5 3 7। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन बनाते हैं। नेक्स्ट ये है, R3 में से 3R1 को माइनस करना है, तो R3 रो कौन सी है, 3 1 3, ये वाली R3 को लिखो पहले, 3 1 3, 3 1 3 और -2। हमें क्या करना है, -3R1 करना है, मतलब हम R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे, तो 3 वन जा 3, 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू -4 -12। साइन चेंज करो भाई, ये माइनस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये 0 4 9 और 10, 0 4 9 10, 0 4 9 10। क्लियर है, 0 4 9 10। ठीक है, अब आगे चलते हैं ना। थर्ड ऑपरेशन, थर्ड में क्या लिखना है हमें, R4। R4 क्या है, 6 3 0 6 3 0 और -7। करना क्या है, 6R1 करना है, तो R1 को 6 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां पर R1, देखो R1 हमें इसका लेना है, ऊपर वाला नहीं लेना है, इसका लेना है ना। तो 6 वन जा 6, 6 इंटू -1 -6, 6 इंटू 2 -12 और 6 इंटू 4 -24। साइन चेंज करना पड़ेगा, है ना, 6 -6 -12 -24। चलिए साइन चेंज करेंगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, 0 9 12 और 17 है ना, 24 -7, तो 0 9 12 और 17 ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो जरा ना, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स थे, अभी हमने केवल इन तीनों को जीरो किया है, अब हमें इन दोनों को जीरो करना है ना, इन दोनों को जीरो करना है, उसके बाद इसको जीरो करना है। अब हमें इसको और इसको जीरो बनाना है इसकी हेल्प से, क्योंकि हमारा सेकंड रो का पिवोट एलिमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये 5 है और ये 4 है, ये 9 है ना। अगेन कैलकुलेशन टफ हो जाएगी अगर हम इसको 1 नहीं बनाएंगे। तो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम इस पिवोट एलिमेंट को 1 बनाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही? और इसको 1 बनाना बहुत आसान है, देखो कैसे, ये 5 है, ये 4 है, तो 5 - 4 करिए, यहाँ पर 1 बनेगा। तो यहाँ पर हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 में चेंज, R2 -R3, R2 -R3। तो चलिए इस ऑपरेशन को मैं परफॉर्म कर लेता हूँ, R2 में चेंज आएगा, बाकी हम सेम कॉपी करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं ना। अब हमारे पास मैट्रिक्स A या इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी, जिसको मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखें। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स फर्स्ट रो में क्या है, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, 1 -1 1 -1 -2 1 -1 -2 1 -1 -2 -4। ये मेरे पास फर्स्ट रो आ गई ना। सेकंड रो में चेंज है, हमें क्या करना है, सेकंड में से थर्ड माइनस करना, 0 - 0 5 - 4 1, यानी कि 0 1 आएगा, यहां पर 0 आएगा, यहां पर 1 आएगा। और आगे देखो 3 - 9 -6 आएगा, यहां पर -6 और उसके बाद आएगा 7 - 10 मतलब -3। और बाकी आगे की दो रो को कॉपी करना है, 0 4 9 10 0 4 9 10 0 4 9 10 0 9 12 17 0 9 12 और 17 0 9 12 17। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, एक साथ इन दोनों को जीरो बनाएंगे इस 1 की हेल्प से। तो बहुत सिंपल है,
तो दो ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पर। देखो ये R3 में है, तो R3 में चेंज R3 -4 टाइम्स ऑफ R2। भाई 4 में से 4 माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा, 9 में से 9 माइनस कर देंगे 0 हो जाएगा। तो R4 में चेंज R4 -9 टाइम्स ऑफ R2। ये दोनों ऑपरेशन मैं यहाँ पर परफॉर्म करूंगा। तो देखिए अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास आएगी न्यू मैट्रिक्स, न्यू इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ध्यान देंगे, चलिए R1 में कोई चेंज नहीं है, R1 को कॉपी करेंगे, 1 -1 -2 एंड -4। R3 में चेंज, सॉरी R3 में, R2 में भी कोई चेंज नहीं है, 0 1 -6 -3। अब चलते हैं R3 में, तो R3 के एलिमेंट अलग लिख लेंगे, 0 4 9 0 4 9 और 10, 0 4 9 10। क्लियर है। अब R3 में से 4 R2 को माइनस करना है, तो ये हमारा R2 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 0 4 1 जा 4, 4 इंटू -6 माइनस का 24 है ना, 4 इंटू -6 माइनस का 24, 4 इंटू -3 माइनस का 12। अब साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि माइनस करना है, अभी क्या करना है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 0 0 और ये आ गया आपका 33, 24 + 9 और ये आ गया आपका पास 22। तो 0 0 0 0 33 एंड 22। बोलो बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, अब क्या करना है, अब इस ऑपरेशन को लगाना, R4 में से 9 R2 को माइनस करना है, तो R4 के एलिमेंट लिखो, 0 9 12 17, 0 9 12 17। इसमें से 9 R2 माइनस करना है, 9 R2, तो R2 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 9 एंड 9 इंटू 6 माइनस का 54 है ना, 9 इंटू -6, उसके बाद ये माइनस का 27। अगेन साइन चेंज करना होगा, तो माइनस प्लस प्लस, ये 0, अब ये हमारे पास आ जाएगा 54 66 और ये हमारे पास आ जाएगा 27 + 17 44। तो 0 0 66 एंड 44 और ये कंप्लीट हो गया हमारा, है ना, मतलब ये स्टेप कंप्लीट हो गया, अभी तो आगे भी करना है। क्लियर है। चलिए अब आगे देखो, अब यहां पर देखो ये हमारा डायगोनल है, अभी हमें इस नंबर को 0 और बनाना, ये और बचा है, अभी इसको और 0 बनाना है, और इसको 0 बनाना इसके हेल्प से, क्योंकि हमारा ये पिवोट एलिमेंट है। क्या है ये, पिवोट एलिमेंट है। तो देखो पिवोट एलिमेंट को यहाँ 1 बनाना जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इसका ही मल्टीपल है, तो हम इसको डायरेक्ट 0 बना सकते हैं इसके हेल्प से। तो यहाँ पर पिवोट एलिमेंट को हम 1 नहीं बनाएंगे, ये हमारा R4 में लिखा है, तो हम R4 में चेंज करेंगे और R4 में से माइनस कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ R3, तो ये नंबर 0 बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही, इसको 1 बनाना जरूरी नहीं है। अब आगे देखो, देखिए अब यहां पर ना ध्यान दें, तो अब हमारे पास न्यू इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी, न्यू इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, जिसको मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। ध्यान से देखो, देखो पहली 3 रो में कोई चेंज नहीं है, तो 1 -1 -1 1 -1 -2 1 -1 -2 एंड -4, उसके बाद 0 1 -6 -3, 0 0 0 0 33 एंड 22 और नीचे देखो 0 0। अब जरा ध्यान से देखो, हमें R4 में से माइनस करना, R4 क्या है, 0 0 66 और 44, हमें इसमें से माइनस करना 2 R3, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो, तो 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 3 0, 2 इंटू 33 66, 2 इंटू 22 44, और जब आप साइन चेंज करेंगे तो भाई सब 0 आएगा। तो इसका मतलब यहां पर ये दोनों क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। तो अब हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें तो डायगोनल के नीचे वाले सभी नंबर 0 हो चुके हैं। चलिए कंडीशन चेक करते हैं। देखो फर्स्ट रो का ये पिवोट एलिमेंट है, इसके नीचे सब 0, पिवोट एलिमेंट है सब 0, पिवोट एलिमेंट है, सॉरी पिवोट एलिमेंट यहां पर है ना, देखो ये पिवोट एलिमेंट है, ये पिवोट एलिमेंट है, ये पिवोट, इसके नीचे भी 0 है और ये भी 0 है। तो इसका मतलब पिवोट एलिमेंट के नीचे सब 0 हैं, तो पहली 2 कंडीशन सेटिस्फाई।
ना। जीरो रो, एक ही जीरो रो है, वो पहले से ही बॉटम में है, तो इसका मतलब जीरो रो भी बॉटम में है, तो ये हमारी क्या होगी, इक्लियन फॉर्म हो गई। दिस इज द इक्लियन फॉर्म, इक्लियन फॉर्म। और अगर ये इक्लियन फॉर्म है तो अब हम कह सकते हैं जो मैट्रिक्स की रैंक है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के बराबर है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। और नॉन जीरो रोज कितनी है यहां पर, 3, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। तो अब सबको समझ में आ गया होगा मैट्रिक्स की रैंक को कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो यहां तक मैं आपको अब तक कितने क्वेश्चन करा चुका हूं, 6, और इन 6 क्वेश्चन में आपको रैंक कैलकुलेट करना आ गया होगा इक्लियन फॉर्म की हेल्प से। सबसे आसान तरीका होता है इक्लियन फॉर्म बनाना, इक्लियन फॉर्म की हेल्प से रैंक को कैलकुलेट करना सबसे ज्यादा आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 7, और अगेन ये क्वेश्चन भी आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में आ चुका है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन को भी अब हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आपको मैट्रिक्स 4x4 की दी है, और यहां पर कुछ आपको नंबर दिए, कुछ आपको यहां पर अल्फाबेट दिए, मतलब वेरिएबल की फॉर्म में मैट्रिक्स आपको गिवन है। कोई दिक्कत नहीं है, करने का तरीका एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स को कॉपी कर लेता हूं। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है यहां पर, देखिए 1, उसके बाद ए, उसके बाद बी, 1 ए बी और 0, 1 ए बी और 0, उसके बाद 0 सी, है ना, ये हमारे पास क्या है, सी, 0 सी डी और 1, उसके बाद है 1 ए बी और 0, और उसके बाद है 0 सी डी और 1। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखो 1 0 1 1 0 1 0, ठीक है, ए सी ए सी, ठीक है, बी डी, ठीक है, 0 1 0 1, ठीक है। अब देखो जरा, हमें क्या करना है, डायगोनल कहाँ पर है, ये रहा, हमें इन सबको जीरो बनाना है ना, हमें इन सबको नीचे वाले नंबर को क्या करना है, जीरो बनाना है। तो सबसे पहले हम इन तीनों को जीरो बनाएंगे, लेकिन इन तीनों में से 2 तो पहले से ही जीरो है, भाई ये भी जीरो है, ये भी जीरो, हमें केवल इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है इसके हेल्प से, क्योंकि यही हमारा पिवोट एलिमेंट है। चलिए, तो इसका मतलब मुझे R3 में चेंज करना होगा, मुझे R3 में चेंज करना होगा, ध्यान दीजिएगा, R3 में चेंज करना होगा, और क्या करना होगा, R3 में से R1 को करना होगा माइनस, इसमें से इसको। तो जल्दी से माइनस कर देते हैं, देखिए कितना आएगा हमारे पास ना। अब हमारे पास आएगी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ध्यान से देखें जरा, देखिए R1 में कोई चेंज नहीं है, 1 ए बी और 0, 1 ए बी 0, उसके बाद R2 में कोई चेंज नहीं है, 0 सी डी 1, 0 सी डी 1। R3 में से R1 को माइनस करना, देखो 1 माइनस 1 0, ए माइनस ए 0, बी माइनस बी 0, 0 माइनस 0 0। तो ये मेरे पास आ गया, नीचे क्या है, 0 सी डी और 1। चलिए ये स्टेप भी हमारा पूरा हुआ। अब आगे देखो, अब हमें क्या करना है, देखो डायगोनल के नीचे कौन बच गया, डायगोनल के नीचे हमें इसको जीरो बनाना, इसको जीरो बनाना, पहले इसको बनाएंगे बाद में इसको बनाएंगे। तो मुझे इसको जीरो बनाना है, तो सीधी सी बात है, इसमें से इसको माइनस कर दूं मैं तो सीधा जीरो बनेगा, क्योंकि ये हमारा सेकंड रो का पिवोट एलिमेंट है, और इसमें से अगर इसको माइनस कर दूं जीरो आएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर R4 में चेंज करना है, R4 में, और R4 में से ध्यान दीजिएगा, R4 में चेंज करना है, और R4 में से सीधे सीधे R2 को माइनस करना है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना, ये जीरो आ जाएगा। तो अब देखो आगे क्या आएगा ना, नेक्स्ट स्टेप, देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ध्यान देना, R4 में चेंज करना, पहली 3 रो को सेम कॉपी करना है, तो फर्स्ट 3 रो को हमें सिर्फ कॉपी करना है। देखिए 1 ए बी 1 ए बी और 0, 1 ए बी और 0। सेकेंड रो को कॉपी करना है,
0 C D 1। थर्ड रो कॉपी करना है 0 0 0 0। उसके बाद फोर्थ रो 0 माइनस 0 C माइनस सी, देखो 0 माइनस 0 0 आएगा, C माइनस सी भी 0 आएगा, C माइनस सी, D माइनस डी भी 0 आएगा और 1 माइनस 1 भी 0 आएगा। तो इसका मतलब हमारी नीचे की दोनों रो 0 हो चुकी हैं और ये हमारी इक्लियन फॉर्म है या नहीं है चेक करते हैं। देखो डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 आ चुके हैं ना, इक्लियन फॉर्म है या नहीं है चेक करते हैं। देखो फर्स्ट रो का नॉन जीरो एलिमेंट ये पिवोट एलिमेंट, इसके नीचे सब 0 है, ठीक है। सेकंड रो का पिवोट एलिमेंट ये है, इसके नीचे भी 0 है, ठीक है। और इन दोनों में कोई पिवोट एलिमेंट है नहीं, इसका मतलब पिवोट एलिमेंट के नीचे के सारे नंबर 0 हैं। तो पहली और दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। अब चलते हैं थर्ड कंडीशन पे। देखो इसमें 2 0 रो है, दोनों की दोनों बॉटम में है पहले से ही, इसका मतलब ये इक्लियन फॉर्म है क्योंकि हमारी सभी कंडीशन क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई हैं। तो दिस इज द इक्लियन फॉर्म। और अगर ये इक्लियन फॉर्म है तो हमारी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के बराबर हो जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। और नॉन जीरो रोज कितने हैं यहां पर 2, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक हो गई 2, इस मैट्रिक्स की रैंक हो गई 2। और ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको अब तक 7 क्वेश्चन करा चुका हूं। अब एक और लास्ट क्वेश्चन हम यहां पर कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। हालांकि बहुत पहले पूछे गए थे लेकिन एक बार पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन को देख करके स्टूडेंट घबरा जाता है, जबकि ये बहुत ईजी है ना। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है ना, और लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, मैंने इसलिए इसको पहले से सॉल्व कर रखा है। लेकिन बहुत ईजी है, मैं आपको एक एक स्टेप समझा देता हूँ करना क्या है। देखो सबसे पहले ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसमें सभी नंबर का स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर की जगह क्यूब भी दे सकते हैं, है ना, कुछ भी दे सकते हैं। अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर या क्यूब जो भी दे रखा है वो आप लिखेंगे। जैसे देखो मैंने लिखा है, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 सेकेंड रो में, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, थर्ड रो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो आप पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को डिटरमिनेंट मेथड से करते हैं, नहीं करना है। क्यों नहीं करना डिटरमिनेंट मेथड से? क्योंकि इस क्वेश्चन की रैंक 3 आएगी। तो इसका मतलब सबसे पहले अगर आप इसको डिटरमिनेंट मेथड से करते हैं तो सबसे पहले तो आपको 4/4 का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना होगा, और 4/4 के डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने में आपको समय लगेगा, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन फिर भी समय लगेगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद अब क्योंकि 4/4 का जो डिटरमिनेंट है वो 0 आएगा क्योंकि इसकी रैंक 3 है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले नहीं पता होगा कि इसकी रैंक 4 है, 3 है, 2 है या 1 है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आपको 4/4 का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, और अगर 4/4 का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो रैंक 4 हो जाएगी, और अगर इक्वल टू 0 आ गया तो अब रैंक 4 से कम होगी। तो अब इसके अंदर जो 3/3 के डिटरमिनेंट है, और 3/3 के इसमें 16 डिटरमिनेंट होंगे। बात समझ में आ रही है? उन 16 में से अगर आपका पहला या दूसरा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया तब तो ठीक है, क्वेश्चन आसान रहेगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर बाई चांस इसकी रैंक 2 हुई तो 16 के 16 डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आएंगे और आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन को डिटरमिनेंट मेथड से करते हैं तो उनको मैं पहले ही बता दूं नहीं करना है, वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका है इक्लियन फॉर्म। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? बहुत सारे स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, वो पहले से अज्यूम कर लेते हैं कि 4/4 का डिटरमिनेंट 0 है और इसलिए इसकी रैंक 4 नहीं हो सकती। अरे भाई आपको किसने बताया कि 4/4 का 0 है? आपको करके दिखाना पड़ेगा कि 4/4 का 0 है। कोई जरूरी तो नहीं ना 4/4 का 0 हो, हमेशा नहीं भी हो सकता। तो इसलिए आप इसको इक्लियन फॉर्म से करेंगे। चलिए अब क्या करना है, देखो थोड़ी कैलकुलेशन टफ होगी लेकिन आप आसानी से कर लेंगे। हमें क्या करना है, इन तीनों को 0 बनाना है इस 1 की हेल्प से। बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे अब तक बनाते आ रहे हैं। देखो अगर आपको इसको 0 बनाना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस कर दो। तो देखो R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1। इसको 0 बनाना है तो 9 में से 9 को माइनस करना पड़ेगा, तो R3 में से 9R1 को माइनस कर दो। इसको 0 बनाना है तो 16 में से 16 को माइनस करना पड़ेगा, तो R4 में से 16 टाइम्स ऑफ R4 को माइनस कर दो। क्लियर है? मैंने एकदम सही कैलकुलेशन यहां पर कर रखी है, आपका ये आ जाएगा। पहले स्टेप के बाद ये तीनों आपके 0 बन चुके हैं।
अब हमें क्या करना है, सेकंड रो का पिवोट एलिमेंट ये, हमें इन दोनों को जीरो बनाना है इस -7 की हेल्प से। कैसे बनाएंगे? देखो एक तरीका तो ये है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पहले इसको 1 बनाओ, है ना। अब इसको 1 बनाने के भी दो तरीके हैं, या तो आप इसको डिवाइड करके बना सकते हैं, डिवाइड करके फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर आपको फ्रैक्शन से बचना है तो एक और तरीका भी है। देखो ये -7 है, अगर आप देखो इसको 1 बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इसको आसानी से 1 बना सकते हैं। कैसे? देखो ये -20 है, अगर आप R3 में से 3 टाइम्स ऑफ R2 माइनस कर दे, देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21 हो जाएगा माइनस का, और जब आप -20 में से माइनस करेंगे -21 को, तो ये आ जाएगा और ये 1 बचेगा। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, पहले आप यहां पर 1 बनाओ और उसके बाद इंटरचेंज कर देना। तो देखो R3 में चेंज R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, ये 3 टाइम्स करेंगे तो 21 हो जाएगा, और बीच में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपका R3 में चेंज आएगा और R3 में ये नंबर बनेंगे आपके। देखो पहली दो तो मैंने कॉपी किया, पहली दो रो को, फोर्थ रो भी कॉपी किया, थर्ड रो में ये ऑपरेशन लगा दिया तो ये एलिमेंट बनेंगे। उसके बाद इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो ये 1 हमारा ऊपर चला जाएगा, है ना। तो हमारा सेकंड रो का पहला एलिमेंट जो पिवोट एलिमेंट है वो 1 बन गया। अब इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बना देंगे, जो कि आसान है। देखो R3 में चेंज 7 टाइम्स ऑफ R2, R4 में चेंज 39 टाइम्स ऑफ R2। क्लियर है? जब आप ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये दोनों 0 बन जाएंगे और ये आपके पास आएगा फाइनली। अब आपको क्या करना है, देखो डायगोनल के नीचे अब आपका केवल एक नंबर बचा, इसको 0 बनाना है, और इसको 0 बनाना आसान है। ये 48 है, इसकी हेल्प से बनाना है क्योंकि ये पिवोट एलिमेंट है। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस कर दो, 48 हो जाएगा। 48 माइनस 48 0। देखो R4 माइनस 6 टाइम्स ऑफ R3, तो ये पूरी रो 0 हो गई है। अब ये चेक करो कि इक्लियन फॉर्म है या नहीं है, तो ये 100% इक्लियन फॉर्म है। देखो कैसे, देखो ये पिवोट एलिमेंट है, इसके नीचे सब 0, ठीक। ये पिवोट एलिमेंट है सेकंड रो का, इसके नीचे भी 0। ये थर्ड रो का पिवोट एलिमेंट है, इसके नीचे भी 0, और फोर्थ रो में कोई पिवोट एलिमेंट है नहीं। तो इसका मतलब पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई। 0 रो एक ही है और वो पहले से ही बॉटम में है, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई। तो ये हमारी इक्लियन फॉर्म है, और यहाँ पर नॉन जीरो रो कितनी है, 3 है, तो मैट्रिक्स की रैंक आ गई 3। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसको इक्लियन फॉर्म से कर सकते हैं। और इक्लियन फॉर्म आसान है, इससे क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। बस आपको नंबर को कॉपी करते समय ध्यान रखना है कि गलत नंबर कॉपी ना हो जाए, और कैलकुलेशन गलत नहीं करनी है। कैलकुलेशन इजी है, लेकिन कई बार स्टूडेंट इजी कैलकुलेशन को भी गलत कर देते हैं, है ना, किसी से भी हो जाती है। तो उसको थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक करें, तो उसके बाद आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन इक्लियन फॉर्म के कराए, और इतने क्वेश्चन करने के बाद आप इक्लियन फॉर्म के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। तो मुझे लगता है अगर आप ये लेक्चर अच्छे से तैयार कर लेंगे, इसके सारे क्वेश्चन अगर आप अपने आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप इक्लियन फॉर्म में मास्टर बन जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैंने आपको और दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना। इनके आंसर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, रैंक किसकी कितनी है। ये क्वेश्चन RGPV में पहले पूछा भी जा चुका है। तो जैसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको दिए हैं, इनको भी आपको एक बार प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर हमारा जो इक्लियन फॉर्म है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन याद रखना, इक्लियन फॉर्म को हम आगे आने वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के अंदर हम इक्लियन फॉर्म बनाएंगे, और आइगन वेक्टर को जब कैलकुलेट करेंगे तब भी हम इक्लियन फॉर्म बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अभी 2 और लेक्चर में हम इक्लियन फॉर्म बनाएंगे। क्लियर है? और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नॉर्मल फॉर्म बनाना सीखेंगे, और नॉर्मल फॉर्म को देख करके हम रैंक लिखेंगे। क्लियर है? तो अभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से, जो क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, डीपीपी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नॉर्मल फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, और उसके ऊपर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।